हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल एंड हेल्दी। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस के लिए जो प्री टेस्ट सीरीज 2026 है ना, उसको हम सारे के सारे टेस्ट 1 to 32 तक आते हैं, जितने भी आते हैं सारे करेंगे हम लोग। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है, जो कि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की है। सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं एंड जनरल स्टडीज़ के हैं। तो हम पर डे अपने डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। तो इस टेस्ट नंबर 4 के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो 1 to 50 क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। आज हमारा 51 to 100 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए, क्योंकि वो 50 मिनट इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो मैं अच्छे समझा भी पाती है आप लोगों को, और लेंथी लेक्चर भी नहीं होता, आप लोगों को बोरियत फील भी नहीं होती है। तो बिना देरी करते हुए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का, तो थोड़ा आराम से करेंगे कि ऐसा करेंगे इधर उधर पेज जाते हैं। 51 नंबर पर फाइनल लोग पहुँच चुके हैं और ये रहा 51 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। पहला बोला है कि अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग जब भी अभी तो फिलहाल आप लेक्चर देख रहे होंगे, तो जो मैं बता रही हूँ उसको देखना, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठा करें, और खासकर ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ने बैठे ना, तो उसके लिए आप ज्योग्राफी की मैथिक बुक ले लीजिए। मैथिक बुक आप जब भी मुझे पढ़ने बैठना, मैथिक बुक को लेकर ही चलिए। आप जब भी कोई नदी आए, कोई पहाड़ आए, कोई मतलब स्टेट आए, कुछ भी आए ना, तो मैप करें उसको है वहाँ पर। ठीक है, तो नज़र क्लियर चीज़ें हो जाएंगी आपको। जब उसको देखेंगे तो आपको आज ही जाएगा कि हमने कहाँ पर उसको देखा था, वो नदी कहाँ पर है। ठीक है, पहला है कि अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। बात बिल्कुल सही। तो अमेजन नदी है ना, वो आपकी अटलांटिक महासागर में साउथ अमेरिका में पड़ती है। साउथ अमेरिका जो अपना वाला एरिया साउथ अमेरिका का है, वहाँ से ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है साउथ अमेरिका में अमेजन नदी का, और ये आपके अटलांटिक सी में गिरती है। बिल्कुल बात सही है, पहला करेक्ट। यांगत्जे नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों ये बात सही है? क्योंकि जो यांगत्जे नदी है ना, वो आपकी एशिया में बहती हुई, देखो चाइना के जस्ट ऊपर, चाइना, मंगोलिया और एशिया, यहाँ पर बहती हुई आपके यहाँ पर कहाँ प्रशांत महासागर में गिरती है। तो पता है ये वाला एशिया का क्षेत्र है। ठीक है, और चाइना यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर जो यांगत्जे नदी है ना, वो आपकी प्रशांत महासागर में गिरती है। बिल्कुल आपको पता है कि एशिया के पूरब में या प्रशांत महासागर है, तो वो बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पर दूसरा करेक्ट है। तीसरा कहता है डैन्यूब नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो तीसरा यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? डैन्यूब नदी जो है ना, वो कैस्पियन सागर में नहीं, बल्कि जो ब्लैक सागर है ना, ब्लैक सी में गिरती है आकर डैन्यूब नदी। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो तीसरा जिसमें है उसको गलत कर दीजिए। तीसरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि तीसरा बी में है, सी में है, डी में। जिसमें तीसरा होगा वो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत है। बचा चौथा, हम पढ़ेंगे नहीं, फिर भी हम सही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ए। 1 2 4 चौथा पढ़ लेते हैं। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती। बिल्कुल, मैं आपको एक बार थोड़ा मैप क्लियर कर देती हूँ। ये आपका क्या है आपका, ये आपका पड़ जाएगा यहाँ पर अफ्रीका। ठीक है, और ये जो नाइजर नदी है ना, वो आपकी गिनी की खाड़ी में, जो यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ये गिनी की खाड़ी है। क्या है? गिनी की खाड़ी है, और इसी में आपकी नाइजर नदी जो है ना, वो आपकी ड्रेन होती है। तो बिल्कुल बात सही यहाँ पर सी, यहाँ पर सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े ना, तो आप मैप को लेकर बैठे। मैप को आप छोड़ना नहीं है। जहाँ पर जो नदी देखी जाए आपको, नदी हो, पहाड़ हो, कुछ भी झरना हो, तुरंत उसको मैप में देखें। आप मैप ना भी लेके बैठे, लेकिन तुरंत गूगल कर लिया करें, उसको देख लिया करें कि कौन सी नदी कहाँ पर है। आराम से उसमें दिखा देता है, और बहुत ही क्लियर अच्छा दिखाता है उसमें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का है। नदी और जिस सागर या फिर महासागर में गिरती हैं, फिर मिलान करना है। अच्छा, जो ओब नदी है ना, ओब नदी आपकी साइबेरिया से निकलती है। साइबेरिया से निकलती है आर्कटिक, अगर साइबेरिया से निकलती मतलब आर्कटिक सागर में गिरेगी, तो ये आपके आर्कटिक सागर में गिरती है। साइबेरिया से निकलकर कहाँ पर? आर्कटिक सागर गिरती है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा मरे। इसको मरे पढ़े, या फिर इंग्लिश में आप म्यूरे होता है, म्यूरे। तो म्यूरे जो है ना, ये नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में है, इसके मतलब वहाँ पर कौन सा सागर होगा? तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सागर आ सकता है? तो साउथ, यानी कि दक्षिण महासागर। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि म्यूरे आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया घिरा किससे है? तो साउथ सी से, यानी कि दूसरे का हमारा तीसरा हो जाएगा। बोलगा आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। बात बिल्कुल सही है। बोलगा जो है ना, वो आपकी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा?
पहला, और बचा सेंट लॉरेंस हमारी अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो हमारा चौथा हो जाएगा। याद रखना वोल्गा कैस्पियन में गिरती है, अभी पीछे हमने देखा था वो हमारा गलत था, क्या था उसमें, तो जो ये आपकी नदी थी, क्या नाम था उसका बताओ भाई, अभी बीच में डैन्यूब, डैन्यूब आपकी कैस्पियन नहीं बल्कि ब्लैक सी में गिरती है, बल्कि जो वोल्गा है ना वो कैस्पियन में गिरती है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन डी एक बार देखेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण है, इनको पढ़ते हैं। क्या है 53 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान अक्षांश की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखो इसको मैं डिटेल में समझाऊँ ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे, तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताती हूँ कि हाँ पश्चिमी यूरोप में, क्योंकि जो जो वहाँ पर अक्षांश पड़ती है ना, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बात बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर जो है ना गर्म धाराएं बहती हैं। देखो गल्फ स्ट्रीम और उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट, गर्म जलधाराएं इस क्षेत्र में प्रभावित होती, बिल्कुल बात सही है। इसी कारण से पश्चिमी यूरोप जो है ना वो गर्म होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही है और इसका व्याख्या भी सही है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो आपकी है कॉन्गो, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, जो अफ्रीका वाला है देश है, यहाँ पर अफ्रीका में, यहाँ पर ये आपकी जाएगी, कौन सी जाएगी, तो आपकी भूमध्य रेखा ने 0 डिग्री, और कॉन्गो नदी जो है ना इसको 2 बार काटती है, तो ये नदी आपकी कॉन्गो जाएगी अफ्रीका की। आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। अच्छा, अंतःस्थलीय का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कैस्पियन सी है ना, ये जो है ना वो चारों तरफ से अपने हर तरफ से किसी भी सागर से नहीं जुड़ा है, बल्कि हर इसके चारों तरफ, इसके मतलब चारों तरफ का कहें किसी भी तरफ भी जो है ना वो लैंड है, मतलब ज़मीन है, देश है, कोई भी ओशियन नहीं है, कोई भी महासागर या सागर नहीं है, इसलिए इसको अंतःस्थलीय मतलब अंता स्थलों के अंदर है ये। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है कि कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सागर हैं जो कि अंतःस्थलीय हैं, लेकिन कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है जो कि अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, बाल्टिक सागर विश्व का सबसे कम लवणीय सागर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो बाल्टिक सागर है ना वो आपका जो यूरोप वाला एरिया पड़ता है, ये वाला यूरोप में आप देखते हैं यहाँ पर नॉर्वे है ना, तो यहाँ पर ये वाला एरिया ना, ये वाला आपका बाल्टिक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम लवण है, मतलब बहुत ही नमकीना कम है, बहुत ही इसमें कहें तो लवणीय कम है, तो बिल्कुल पास ये दोनों ऊपर तो सही है। लाल सागर का जल स्तर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। क्या लाल रेड सी नहीं भाई, देखो रेड सी जो है ना वो आपके ये वाला जो अफ्रीका वाला एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर आएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, फिर आपका ये पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर पड़ता है आपका रेड सी जो है ना, यहाँ पर आपका क्या पड़ जाएगा, तो इंडियन ओशन, और यहाँ पर जो है ना मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो रेड सी जो है ना भूमध्य सागर और आपका इंडियन सी इन दोनों के बीच में है, ना कि अटलांटिक के बीच में है, और सत्य नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया सत्य कौन सा नहीं है, तो हमारा सी सत्य नहीं है। अच्छा, बात करते हैं डी वाला, मृत सागर जल स्तर समुद्र तल से नीचे, बिल्कुल बात सही है। जो आपका मैं कहूँ तो आपका जो ईरान वाला और सऊदी अरेबिया के बीच में है ना वो आपका डेड सी पड़ता है, मैप में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब गलत नहीं है, तो मतलब वो सही होगा, तो हमें सही ढूंढना है। ठीक है, क्या सही ढूंढना है, इसमें क्या सही होगा। सभी बड़ी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। अब यहाँ पर सभी आ गया, क्या ऐसा है, मतलब जितनी भी बड़ी नदियाँ होंगी समुद्र में गिरती होंगी, ऐसा 100% तो सही नहीं हो सकता है ना। कॉमन की बात है, सभी नदियाँ गिरती होंगी, नहीं भाई कोई तो नदी ऐसी होगी जो नहीं गिरती होगी, तो ये तो गलत हो गया। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, पीछे मैंने बताया था अभी, बिल्कुल हाँ, जो डैन्यूब है ना वो आपकी ब्लैक सी में गिरती है, बोल्गा नदी आपकी कैस्पियन में गिरती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं भाई सिंधु नदी तो आपके अरेबियन सागर में गिरती है। अगर आपने इंडिया के ओशन देखे हैं तो जो आपका इंडिया है ना, मतलब उसके नीचे जस्ट आप पश्चिम में, इंडिया के पश्चिम में, यानी भारत के पश्चिम में आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है, और वहीं आपके पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है। तो सिंधु जो है ना वो अरेबियन सी में गिरती है, तो यहाँ पर गलत था। नील नदी भूमध्य सागर में नहीं गिरती, कौन कह रहा भाई, सत्य, हाँ ये बात तो सही है, वो हाँ नीली उसमें गिरती है, उमर सागर में गिरती है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ये कहते हैं नहीं गिरती, उसी में गिरती है जाके, तो यहाँ पर हमारा सी बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर में बोल्गा नदी गिरती है। 57 नंबर कहता है क्वेश्चन, कथन निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। ओके, पहला कहते हैं पेरू धारा एक ठंडी समुद्री धारा है, बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर ये बात तो सही है।
ब्राज़ील धारा एक गर्म समुद्री धारा है, बिल्कुल बात सही है। देखो ये धाराएं आपको याद करनी पड़ेंगी, जब याद ऐसे नहीं होगी जब तक वो आप मैप में नहीं देखेंगे, ठीक है। आप अपना बेसिक जो है ना जो एनसीईआरटी से कंप्लीट करिए, तभी आप इसको इस टेस्ट को लगा सकते हैं। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस जो है ना प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा सकते हैं। ये सबके सब आपके है ना गर्म जल धाराएँ, ठंडी जल धाराएँ, पेरू, ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्रोएशिया, ये सबके सब आपके एनसीईआरटी में दी गई हुई हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों सही है। लेब्राडोर धारा उत्तर अटलांटिक की गर्म जल धारा है, तो ये बात सही है। तो ये बात जो है ना आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि लेब्राडोर जो धारा है ना वो ठंडी है, गर्म नहीं है, ठीक है, गर्म नहीं है, ठंडी जल धारा है। तो तीसरा गलत है। तो तीसरा देखो गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम निकालते हैं कैसे। तीसरा दूसरे में है तो नहीं होगा, सी में है नहीं होगा, डी में है नहीं होगा। इसके मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो अगर सही है तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्रोएशिया जो धारा है ना वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पेरिस, हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है कि पेरिस जो है ना वो आपका सीन नदी है, ओके। बुडापेस्ट डैन्यूब, बिल्कुल बात सही है। रोम में पो है, नहीं दो भाई गलत लिखा है। बगदाद टिग्रिस, यहाँ पर हमारा सी गलत हो जाएगा, सी, ठीक है। 59 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कथन और कांड को देखना है, बिल्कुल देखते हैं। श्रीलंका को अपकेंद्रित अपवाह का उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तो अपकेंद्रित मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर होगा, सेंटर से चारों तरफ चीज़ें जो है ना निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी। तो श्रीलंका बिल्कुल अपकेंद्रीय प्रवाह है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ है ना वो श्रीलंका के बीच में सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्र है, और इससे नदियाँ जो है ना इससे चारों तरफ निकलती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही कि श्रीलंका को अपकेंद्रित अपवाह का उदाहरण कहाँ माना जाता है। और कारण कहता है श्रीलंका में नदियाँ मध्य उच्च भूमि से चारों दिशाओं में, बिल्कुल बात सही है, ये तो बता रही थी मैं कि श्रीलंका में जो नदियाँ है ना वो मध्य उच्च भूमि, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्रित अपवाह है, तो नदियाँ चारों तरफ बहती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी ठीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो अटलांटिक जो महासागर है ना वो तो आपका कई सारे से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, आपको पता है ना। देखो यूरोप से भी है, अफ्रीका से भी है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से है, तो ये तो होगा नहीं। आर्कटिक महासागर ये भी आपका, ये तो कई सारे से है, जैसे कि आपका हो जाएगा अमेरिका से हो जाएगा, अरब से हो यूरोप से हो जाएगा, एशिया से हो जाएगा, इसके अलावा आर्कटिक से हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। प्रशांत महासागर ये तो कई सारे, देखो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना, इंडियन ओशन से हो जाएगा, और यूरोप से हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से हो जाएगा। लेकिन 3 महाद्वीपों से जो घिरा है ना वो आपका हिंद महासागर है। कौन कौन से वो महाद्वीप है, एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा आपका तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ओके, सही कथनों का चयन कीजिए। रिफ्ट घाटियाँ भ्रंश की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। अच्छा रिफ्ट किसको कहते हैं बता देती हूँ आपको, बिल्कुल रिफ्ट जो है ना गहरी गहरी दरारें होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो मतलब जैसे कि कोई भूमि जो है ना वो धंस जाती है, धंसना समझते हैं ना, भूमि बैठ गई है तो नीचे एकदम खाई सी हो जाएगी, उस खाई को ही हम भ्रंश कहते हैं। और जो उसके आगे इधर उधर का हिस्सा ऊंचा ऊंचा होता है ना उसको ही हम रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल सही कि रिफ्ट घाटियाँ भ्रंश की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं, ठीक है। और फिर कहता है रिफ्ट घाटियों में प्रायः ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल बात सही है। ग्रेवेन और हॉस्ट रिफ्ट घाटी के अभिन्न संरचनात्मक घटक होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आपके ग्रेवेन और हॉस्ट होते हैं ना ये रिफ्ट घाटी की संरचनात्मक इकाई होती है, लेकिन रिफ्ट घाटियाँ केवल हिमानी प्रदन से बनती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो रिफ्ट घाटियाँ जो है ना वो आपकी हिमानी से नहीं बनती है, बल्कि जो हिमानी पर्दन होता है उनसे यू आकार की घाटी बनती है, यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। तो हमारा चौथा गलत हो जाएगा। अब चौथा गलत है तो कौन कौन सा गलत कर सकते हैं, चौथा ए में है इसके मतलब ये गलत होगा, बी में है तो गलत हो जाएगा, और डी में है तो ये गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर का कथन सूचियाँ दी गई हैं, देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो क्या है इसमें, स्थल रूप और निर्माण प्रक्रिया, ओके।
डेल्टा, यू आकार की घाटी मैंने बताया कि आपको जो यू आकार की घाटी है ना वो आपकी हिमालयी अपर्दन से बनती है। इसके मतलब आपका दूसरे का तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। रिफ्ट घाटी मैंने बताया आपकी ये भ्रंसन से बनती है, तो तीसरे का तीसरा हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा बता दूं मैं, जब डेल्टा बनते हैं ना वो नदियाँ जो है ना वो जब पानी काट कर मतलब ज़मीन काट कर आती है ना तो बहुत सारी मिट्टी लेकर आती हैं, वो वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, मतलब डिपॉजिट कर देती हैं, है ना। आप इंग्लिश में देखिए डिपोजिशन। नदियाँ नदियाँ जब मिट्टी को लाकर डिपॉजिट करती हैं तो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिनको हम डेल्टा कहते हैं। तो पहले का पहला हो जाएगा। अब आपको लबड़ स्तंभ नहीं भी पता है ना तब भी आप आंसर लगा देंगे, क्योंकि इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, वाष्पीकरण। तो हमारे पास पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कांड है मरुस्थलों में मशरूम शेल प्रायः पाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। मरुस्थलों में जो हवा होती है वो ज़मीन से घिसकर चलती है। तो ज़मीन से घिसकर चलने का मतलब है कि वहाँ से ज़मीन, जैसे कोई मान लिया पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है। अब हवा चलेगी तो यहाँ से हवा चलेगी और ज़मीनी स्तर पर चलेगी तो यहाँ से इस पहाड़ को काट देगी और ये ऊपर एक छतरी जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मशरूम शैल बनते हैं प्रायः। बिल्कुल बात सही कि मशरूम जैसा बन जाता है। कांड कहता है कि मरुस्थलों में पवन अपर्दन भूमि के निचले भाग में अधिक प्रभावी होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो हवा होती है वो निचले भाग में चलती है तो निचले भाग की हिस्से को काट देती है, ऊपर छतरी जैसी बन जाती है, जिसको हम मशरूम शैल कहते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और कारण भी इसका करेक्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमानी अपर्दन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हिमानी अपर्दन से यू आकार की घाटी बनती है, अभी बताया था मैंने, लेकिन प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है ग्रैंड कैनियन। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास यू आकार की घाटी तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे हम इसको लगाएंगे योसेमाइट घाटी। योसेमाइट बोले या फिर यू आकार की घाटी बोले, यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? ओके, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं आती है। बिल्कुल बात है कि क्षोभ मंडल में वैज्ञानिक पर्ट होती है, फिर सप्ताह मंडल होता है, तो आपका मतलब अलग अलग मंडल आते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं आती है, बिल्कुल बात सही। सप्ताह मंडल में ओजोन परत होती है, बिल्कुल बात सही है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, बिल्कुल बात सही है। बहिर्मंडल में बादलों का निर्माण होता है, नहीं भाई, बहिर्मंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में बादलों का निर्माण होता है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया है। 66 निम्न से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तो सही होगा वो, ठीक है, हमें सही देखना है। ओके, सभी महासागरीय गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये कौन सी बात हुई यार, जितने महासागरीय गर्त होंगी वो अटलांटिक में है, मतलब सभी लगा दिया। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, गलत कर दो। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जावा गर्त तो आपका हिंद महासागर में है। और यही आपसे पूछा गया कि असत्य नहीं है, तो जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, ये आपका असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, तो बी करेक्ट होगा। देखते हैं और बाकी। मैरियाना गर्त आर्कटिक महासागर है, नहीं यार, बड़ा फेमस गर्त है, बहुत गहरा है और प्रशांत महासागर में गलत हो जाएगा। टोंगा गर्त भूमध्य सागर में, नहीं यार, यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 67 नंबर का है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। ओके, हम्बोल्ट धारा ठंडी जलधारा, हाँ बिल्कुल बात सही है। अगुलहस धारा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ बहती है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर लैब्राडोर धारा जो है ना वो आपकी उष्ण जलधारा है, नहीं यार तो ठंडी है, अभी पीछे बताया था मैंने, लैब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है। तो तीसरा जिसमें है वो उल्ट हो जाएगा। ए में तीसरा है गलत, बी में तीसरा है गलत, डी में तीसरा है गलत। इसके मतलब हमें एक और दो हमने मान लिया सही, हमें पता थी। अगर हमें चौथा वाला ऑप्शन पता ही नहीं है कि सही गलत है, फिर भी हम सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे और हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमने आंसर को निकाल लिया है। चलो पढ़ लेते हैं। कुरोशिया जलधारा जापान के तट पर प्रभावित होती है, तो इसको याद रखना, कुरोशिया जो है ना वो आपकी जापान के तट पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है। ओके, डेड सी भ्रंश घाटी से बनी हुई है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। डेड सी आपकी कहाँ पड़ती है, तो मैंने बताया आपको मैप में देखना, आपको मिल जाएगी। ग्रेट रिफ्ट कहाँ पर, अफ्रीका में है, हाँ बिल्कुल है। डेथ वैली रिफ्ट घाटी से बनी हुई है। एलो स्टोन हिमानी क्षेत्र से युवा की घाटी बनती है, कितनी बार बताएं, यहाँ पर डी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कथन और कांड दिए गए हैं, कथन और कांड को ही पढ़ेंगे। कथन कहता है कि विशाल डेल्टा प्रायः कम ढाल वाले तटीय
क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कि ये बात सही है, तो ये बात तो यार सही है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए तो बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं ना, वो कम ढाल वाले फिर हो जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में विकसित हो जाते हैं। कम ढाल पर नदी की वहन क्षमता घट जाती है, बिल्कुल बात नहीं, और अवसाद निष्क्रिय होने लगते हैं। तो कथन और कांड दोनों सही है। ए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल रूप मुख्यतः रासायनिक अपक्षय से निर्मित होता है? कौन सा स्थल रूप ऐसा है जो रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल डिपोजिशन से बना हुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया था आपको, वो आपका कर्स्ट स्थल रूप होते हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, अगर आपको ना समझ आए तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने लग गई तो इसके मुझे कई स्तर बताने पड़ेंगे, तब मैं आपको आगे समझा सकती हूँ, क्योंकि इसमें ना मतलब थोड़ा इसका बेसिक से आपको तब एडवांस में बताया जा सकता है। 71 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ओके, कर लेते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टियाँ 25 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश के मध्य विकसित होती, बिल्कुल बात सही है। ये आपका मान लिया अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 डिग्री लाइन है, फिर आपका 30 हो जाएगा, फिर आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 25 से इस वाले एरिया में ये धाराएं जो बहती हैं उनको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सी हुई, बिल्कुल मतलब मध्य विकसित होती है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कहते हैं कि ध्रुवीय यहाँ पर ये ध्रुव है, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियाँ स्थायी निम्न तापमान के कारण बनती है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत टेम्परेचर कम होता है, इसी कारण यहाँ पर ये उच्च वायुदाब पट्टियाँ बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की रोशनी जो है ना यहाँ पर सीधे ज़्यादा पड़ती है, तो 0 डिग्री पर ज़्यादा पड़ती है, और ध्रुव पर ज़्यादा जाते थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, फिर तीसरा कहता है कि विषुवतीय निम्न वायुदाब पट्टियों में वायु का क्षैतिज अवतरण प्रमुख होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उपध्रुवीय निम्न वायु पट्टियाँ गतिज कारणों से निर्मित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर कथन और कांड दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या कथन और कांड है। व्यापारिक पबने वर्ष भर लगभग एक दिशा में चलती हैं, तो ये बात तो सही है यार, व्यापारिक पबने भी आपका विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर बहती हैं। ठीक है, ये पबने उपोष्ण उच्च, हाँ बिल्कुल मैंने बताया ना, ऊपर बहती हैं, तो ये पबने जो है ना उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बहती हैं। तो कथन और कांड दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही करते हैं। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, और स्थानीय पवन और प्रभावित क्षेत्र को देखना है। स्थानीय पबने, ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ना हारमंटन है ना, वो आपकी पश्चिमी अफ्रीका को प्रभावित करती है, तो दूसरा हो जाएगा। मिस्ट्रल जो है ना वो आपकी फ्रांस को प्रभावित करती है, तीसरा हो जाएगा। पाम्पेरो जो है ना वो आपकी अर्जेंटीना को प्रभावित करती है, तो पहला हो जाएगा। और चिनूक आपकी रॉकी पर्वत का पूर्वी भाग है, यानी कि चौथा हो जाएगा। 2 3 1 4 यहाँ पर 2 3 1 4 हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी वर्षा, 74 नंबर का है ना, कौन सी वर्षा स्थलाकृति और ओरोग्राफिक नहीं है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ओरोग्राफिक वर्षा का मतलब क्या है? ओरोग्राफिक यानी स्थलाकृति वर्षा का मतलब ये है कि वायु में, जैसे कि वायु है, ठीक है, वायु में नमी है, अब वायु में बहुत ज़्यादा नमी है, फिर ये नमी जो है ना बहुत नमी हुई तो बादल मतलब गर्म हुए तो बादल ऊपर उठे, कोई मिल गया पहाड़, इस पहाड़ से टकराएंगे फिर वहाँ पर बारिश कर देंगे, तो इसको बोलेंगे स्थलाकृतिक बारिश। ठीक है, स्थलाकृतिक रेन बोल सकते हैं, ओरोग्राफिक बोलते हैं। बोला कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख भाग की वर्षा जो है ना बिल्कुल पास ही ओरोग्राफिक होती है। यहाँ पर ये ओरोग्राफिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से बताइए अरेबियन सी से हवाएं उठती हैं पानी लेकर ऊपर, और फिर ऊपर आके आपकी जो पश्चिमी घाट में उससे टकराती हैं, फिर वहीं पर बारिश हो जाती है, तो ये आपकी ओरोग्राफिक यानी स्थलाकृतिक है। ओके, असम की मेघालय वर्षा ये भी है, क्योंकि असम में पहाड़ियों से यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर जाती हैं और वहाँ पर बारिश कर देती हैं असम की खाड़ी में, ये आपकी स्थलाकृतिक है। सहारा मरुस्थल की अल्पकालिक वर्षा, तो सहारा मरुस्थल की भी अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम वर्षा होती है, क्योंकि ये भी मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो समुद्र से ही लेकर जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है, तीसरा भी हमारा सही है।
अच्छा, दक्षिणी चिली की वर्षा जो है ना, वो आपकी ओरोग्राफिक वर्षा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण चिली की वर्षा पश्चिमी पवनों और फ्रंटल से होती है, ना कि आपकी ओरोग्राफिक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखते हैं। नहीं है, सापेक्षिक आर्द्रता तापमान पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? यानी सापेक्षिक आर्द्रता जो है ना, वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। बिल्कुल बात सही है। जैसे बादल है, ठीक है, इन बादलों में क्या होता है, खासियत होती है कि ये नमी को स्पंज की तरह काम करती है, नमी को अपनी साइड में मतलब अट्रैक्ट करते हैं, नमी को अपने अंदर समेट लेते हैं। ठीक है, और जैसे इन बादलों का टेम्परेचर बढ़ा, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये फैल जाएंगे, बहुत ज़्यादा जगह में जाएंगे, और जितनी ज़्यादा जगह में होंगे उतनी ज़्यादा पानी को ये खींचेंगे, मतलब नमी को खींचेंगे। तो बिल्कुल सापेक्षिक आदत, यानी कि अगर सापेक्षिक रिलेटिव जो नमी है ना, वो आपके तापमान पर निर्भर करती है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो हवा ज़्यादा जगह में फैल जाएगी, और ज़्यादा जगह में हवा अगर फैल गई तो ज़्यादा नमी हो जाएगी उसमें। तो पहली बात सही है यहाँ पर। वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण घटता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर वायु में नमी बढ़ गई, अगर नमी बढ़ गई तो उसका बाष्पीकरण घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि पानी में पहले से ही जो है ना वो नमी है, अब उसका बाष्पीकरण होकर और ज़्यादा नमी तो ले नहीं सकते, वो एक सीमित तक ही पानी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। अधिक तापमान पर वायु की जलवाष्प धारा क्षमता बढ़ती है। अधिक तापमान पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वायु की जलवाष्प धारा क्षमता बढ़ती है। नहीं, ये तो मैंने बी वाला क्वेश्चन बताया है कि अगर तापमान ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वायु में नमी खींचने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी और जलवाष्प कम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है भाई, तो पूछा गया 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन असत्य नहीं है मतलब गलत नहीं है, मतलब सही देखना है। सिरस बादल वर्षा देते हैं, नहीं देते हैं। स्टेटस बादल ऊर्ध्व विकास दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। क्यूमुलस बादल स्थिर मौसम के सूचक होते हैं, कौन कह रहा है? लेकिन क्यूमुलो निम्बो जो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार, इसको देखिए। क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है ब्रिंग थंडर्स, बिल्कुल बात सही है। जो क्यूमुलो निम्बस बादल होते हैं भाई, ये बड़े बड़े बादल लेकर आते हैं, गर्जन करते हैं, बिजली कड़काते हैं और बारिश करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर कथन देखिए। निम्न कथन विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून महासागरीय पवन है, तो ये तो बात सही है। इसका उद्गम उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से होता है, हाँ ये बात भी सही है। कोरियोलिस बल इसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, केवल सही है, ये बात भी सही है। यह केवल भारत में सक्रिय नहीं यार, यहाँ पर हमारा पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट। ठीक है, 78 नंबर का। निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपके? लेवेंटर तो स्पेन में है, बोरा एड्रियाटिक सी में है, सांता आना कैलिफोर्निया में है, लेकिन सामूल आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये सामून जो है ना वो मध्य पूर्व अरब क्षेत्र में गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, ओके। 79 नंबर क्वेश्चन है। कथन और कांड को ही सीधे देखते हैं, जब पूछा वही गया है। ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब होता है, बिल्कुल बात सही है। ध्रुवों पर वायु का तापमान बहुत कम होता है, होने से उनका घनत्व बढ़ जाता है, बिल्कुल बात सही। यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जो मैंने बताया था कि हवा में जो है ना, जैसे जितना टेम्परेचर होगा वो हवा उतनी ही फैल जाएगी। जब वहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो हवा जो है ना सिकुड़ जाएगी, लेकिन उसका घनत्व डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल बात ये देखिए, ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो उनका घनत्व जो है ना वो जो घनत्व बढ़ जाएगा किसका? वायु का। तो यहाँ पर कथन और कांड दोनों की व्याख्या भी सही करते हैं। 80 देखिए, जेट स्ट्रीम वायुमंडल किस परत में सर्वाधिक आते हैं? तो आपके सत्तामंडल में आते हैं, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही कथनों पर का चयन कीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन वनों में पर्णपात एक साथ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। इन वनों की प्रमुख विशेषता बहुस्तरीय वनस्पति होती, बिल्कुल बात सही है। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः कम नहीं भाई, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला दूसरा तीसरा इनकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर का कथन अपने कांड दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल बात सही है। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है तथा यह दरारें बनाकर वायु संचार को बढ़ाती है। कथन और कांड दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर का है, सूचियों को मिलाना है, देखते मिलाते।
वनस्पति के प्रकार और प्रमुख क्षेत्र। जो टाइगा है ना वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। सबाना हमारा कहाँ पाया था? आपको पता होना चाहिए। सबाना जो है ना वो वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है? उष्ण अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाया जाता है? तो आपके दक्षिण एशिया में पाया जाते हैं, ये चौथा हो जाएगा। और मानसूनी वन दक्षिणी यूरोप में, यानी कि आपका नहीं यार, भूमध्य सागरीय जो है दक्षिणी यूरोप में आएगी। हाँ ये गलत हो गया यहाँ पर। भूमध्य सागरीय जो वन है वो दक्षिणी यूरोप में, यानी कि तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा पहला पहला, फिर हमारा हो जाएगा पहले के बाद चौथा, यानी कि 3 2 1 4 3 2 1 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नवीनतम विकसित मिट्टी मानी जाती है? तो एंटी सोल जो मिट्टी होती है वो नवीनतम विकसित मानी जाती है। नेक्स्ट है, अगर एंटी सोल ऑप्शन ना होता तो हम जलोढ़ मिट्टी लगा देते। 85 नंबर का निम्न में कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तो सही देखना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी क्षरण न्यूनतम होता है। कौन कह रहा है मिट्टी क्षरण होता है? ढालदार भूमि पर जल अपरदन अधिक प्रभावी होता है। नहीं, वहाँ पर ढालदार जो भूमि है तो जल अपरदन मिट्टी क्यों काटेगा? वो जल ही सीधे नीचे गिर जाएगा ना। वनों की कटाई मृदा क्षरण को बढ़ाती है। तो ये बात तो सही है, अगर वन काटोगे तो मिट्टी का क्षरण हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। 86 नंबर का कहता है कि क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। मिट्टी निर्माण में मूल शैल की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल बात सही है। 86 नंबर का, और जलवायु मृदा के रंग और बनावट प्रभावित करती, बिल्कुल बात सही है। जैविक क्रियाएं मृदा निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती। कौन कह रहा भाई? बड़ी भारी भूमिका निभाती है। चौथा, हमारा समय मिट्टी विकास का एक आवश्यक कारक है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सी करेक्ट है। 87 नंबर का क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही। मैंग्रोव वन लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो ये बात तो ठीक है। टाइगा वन शंकुधारी वृक्षों से हैं, बिल्कुल बात है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घने वन, अरे मरुस्थल में घने कैसे पाए जाएंगे? वहाँ पर पहले से मरुस्थल है, तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम वन पाए जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। 88 नंबर का है, निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? ओके। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी जो है ना आपकी उष्ण कटिबंधीय उष्ण आर्द्र मिट्टी होती है। काली मिट्टी लेकिन ये ट्रैप में पाई जाती है। ओके। टुंड्रा मिट्टी भूमध्य क्षेत्र में कैसे पाई जाएगी? ये तो आपके ध्रुवों की साइड में पाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सी सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है हमारा। यहाँ पर आप कतर और काट फिर पूछे गए हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्थानीय जलवायु प्रभावित होती है, बिल्कुल बात सही है। वनों की कमी से वाष्पोत्सर्जन घटता है और वर्षा चक्र बाधित होता है। कथन और काट दोनों सही, यहाँ पर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन 90 नंबर का? रीड आउट करेंगे हम कि निम्न में से कौन सा देश सतत वन प्रबंधन का वैश्विक अग्रणी उदाहरण माना जाता है? निम्न में से कौन सा देश सतत वन प्रबंधन का, सस्टेनेबल है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का वैश्विक अग्रणी उदाहरण? अच्छा, वो तो नॉर्वे है ना। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। बेंडेड आयरन फॉर्मेशन मुख्यतः आर्कियन युग में निर्मित हुआ। हाँ। हेमेटाइट की तुलना में मैग्नेटाइट में लोहा प्रतिशत कम होता है। ठीक है, बात सही है, गलत नहीं। क्यों? मैग्नेटाइट में लगभग 72% आपका लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा प्रतिशत हेमेटाइट से अधिक होता है, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। लौह अयस्क का वैश्विक वितरण प्राचीन स्थिर भूखंडों से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। लौह अयस्क का यांत्रिक अपक्षय शीत जलवायु में प्रमुख होता है, तो यहाँ पर हमारा पहला ये गलत हो जाएगा। शीत से मतलब यहाँ पर क्या है, तो पहला और तीसरा सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है। कथन और कांड फिर से मिल गए 92 नंबर में। कथन कहता है कि पोरीफ्री तांबा निक्षेप आग्नेय अंतर्वेशन से संबंधित होते हैं, करेक्ट है। हाइड्रोथर्मल विलयनों द्वारा तांबे का पुनः संकेंद्रण होता है, कथन और कांड बोध बार करेक्ट। यहाँ पर व्याख्या भी सही करते हैं। सूचियाँ दी गई है 93 नंबर में। देखते हैं खनिज और प्रमुख क्षेत्र। बॉक्साइड आपका सडबरी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सडबरी में पाया जाता है क्या? तो नहीं, ये तो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कैसे याद रखेंगे आप इसको? आप ऐसे याद रखना है इसको, ट्रिक बताती हूँ। बॉक्साइड में बा आता है ना, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका व आता है, तो बॉक्साइड आपका कहाँ पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है?
तो यूरेनियम जो है ना वो आपका जम्बेजी में पाया जाता है, यानी कि हमारा तीसरा हो जाएगा। टिन हमारा पाया जाता है आपका रंगपुर में, यानी कि दूसरा, और निकल हमारा सडबरी में पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1 डी, और देखिए हाँ 4 3 2 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 कहता है निम्न भारत में रणनीतिक खनिजों के रूप में वर्गीकृत खनिज कौन सा है, जो कि रणनीतिक खनिज है, तो वो आपका यूरेनियम हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कोयला अपसादी चट्टानों से जुड़ा है, सत्य नहीं है। ओके, सोना प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है, ये बात तो यार सही है, प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है। बॉक्साइट लोह समृद्ध चट्टानों से बनता है, तो ये बात भी सही है। बॉक्साइट जो है लोह समृद्ध चट्टानों से बनता है कथन। बॉक्साइट वास्तव में एल्यूमिनियम से बनता है, ओहो, बॉक्साइट लोह से नहीं एल्यूमिनियम से निकलता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। लेटराइट मिट्टी तीव्र अपक्षालन का परिणाम है, तो क्या ऐसा है? तो हाँ बिल्कुल है। ओके, काली मिट्टी बेसाल्ट से संबंधित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती, कौन कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी तो नई मिट्टी होती है। रेगिस्तानी मिट्टी में जैविक पदार्थ न्यूनतम होते हैं, बिल्कुल वासी, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। कथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। मानसूनी वर्षा, मानसूनी पर्णपाती होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है, बात सही है। शुष्क ऋतु में जल संरक्षण हेतु पत्तियां गिरा दी जाती हैं, बिल्कुल बात सही। कथन और कारण दोनों ही सही है। 98 का क्वेश्चन क्या कहता है कि देखते हैं कौन सा सुमेल सही नहीं है, तो चिली तांबे बिल्कुल प्रमुख है, गिनी बॉक्साइट के लिए प्रमुख है, पेरू और पेट्रोलियम के लिए नहीं है, पेरू पेट्रोलियम के लिए नहीं बल्कि अन्य खनिज विशेषकर चांदी के लिए है ना, विशेषकर चांदी के लिए, रूस निकल के लिए, तो यहाँ पर सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। जलवायु मिट्टी की रासायनिक प्रकृति तय करती है, हाँ ये बात तो करेक्ट होनी चाहिए। स्थला करती मिट्टी की मोटाई को प्रभावित करती है, हाँ बिल्कुल करती हैं। जैविक गतिविधियाँ मिट्टी निर्माण में नगण्य होती है, नगण्य क्यों होंगी, अभी पीछे बताया था ना, जैविक गतिविधियाँ भाई इनका पार्टिसिपेशन होता है। समय मिट्टी प्रोफाइल के विकास हुए, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, पहला, दूसरा और चौथा है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो उच्च श्रेणी के बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम उद्योग जो है ना वहाँ पर कच्चा माल के तौर पर मिलता है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ पर विशेषकर गिनी वाले क्षेत्र में बड़े भंडार हैं। किसके भंडार हैं, तो यहाँ पर मतलब इसके उत्पादन के स्तर पर ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है। हालांकि देखो अफ्रीका में जो है ना बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन इसका उत्पादन जो है ना वो कहाँ पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। किसका? बॉक्साइट का। याद रखना, बॉक्साइट का उत्पादन को पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। अगर बॉक्साइट का बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, तो आप अफ्रीका लगाएंगे, वो भी गिनी वाले क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और एशिया में बात करूँ तो वहाँ पर बॉक्साइट का तुलनात्मक रूप से उत्पादन होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जितना हो सका मैंने पूरा बताने की कोशिश की आपको, जितना मुझसे हो सका, क्योंकि मेरे पास पेन टैब है नहीं, मैं लिखने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे पेन से लिखती हूँ तो बड़ा बड़ा हो जाता है, मैं उसको छोटा मैप बना के उसको लिख नहीं सकती हूँ। यहाँ पर कितना भी छोटा लिखूँ, लेकिन उस तरह से मैं समझा नहीं पाऊँगी जिस तरह से पेन टैब से समझा जा सकता है। बाकी आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी पेन टैब ले लूँगी, बस आप लोगों की सपोर्ट ही ज़रूरत है ना, क्योंकि आप लोग जैसे कि जितना आप इसको शेयर करेंगे है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी देखते काफ़ी सारे लोग, मैं देखती हूँ काफ़ी अच्छी वॉचिंग जा रही है, व्यूअर्स काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार देखते हो, मतलब मेरा तो मोटिवेशन बढ़ता है ना, आप लोग जब देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें, है ना। तो जैसे मैं आपका कहते हैं मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ठीक है, बाकी आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो करिएगा। बाकी थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, करते रहिए मेरे साथ में, बाकी अपने भी यहाँ पर करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।